Dear students, welcome back to lecture number 6 of Introduction to Management, MGT 101. In lecture 5, remember we discussed the topics from chapter number 2 and we discussed the systems approach, where we discussed an organization as a system containing different components, and all of the components are supposed to work with each other and they are dependent on each other, although they are performing their individual works. Then we discussed the contingency approach, and we said that managers always take different decisions in different situations, and they are because of some contingency variables, meaning those variables, those things which always differ from situation to situation. And then in the last part of lecture number 5, remember we discussed some current trends and issues. For example, हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की, हमने इसके अलावा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात की और भी कई चीज़ों की बात की. So these were the topics that we covered in lecture number 5. So आइए देखें कि आज हमने आज के लेक्चर में क्या चीज़ें डिस्कस करनी है. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 क्या है उस पर भी हम बात करेंगे. बट चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ना है, विल बी डिस्कसिंग दी ओमनीपोटेंट व्यू ऑफ मैनेजमेंट. ओमनीपोटेंट व्यू है एक मैनेजमेंट का. सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट के व्यू ऑफ मैनेजमेंट, सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कल्चर की डेफिनेशन क्या होती है, एंड व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ एम्प्लॉइज लर्न कल्चर, कल्चर को कैसे एम्प्लॉइज अडॉप्ट करते हैं, उसको समझते हैं और उसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाते हैं. So dear students, the chapter number 3 is about organizational culture and environment. कुछ चीज़ें हमने environment से related last lecture में पढ़ी थी. Remember we talked about an open system and closed system organization, और फिर हमने कहा कि कोई भी organization जो होती है that is affected by environment, and environment has further 2 components, the specific components and the general components. Specific components, remember, वो components हैं जो किसी भी organization पे directly इफेक्ट करते हैं. and general components कौन से हैं जो उस organization पे इफेक्ट तो कर रहे होते हैं but they are indirectly affecting it. कुछ examples या कुछ नाम ज़हन में आ रहे हैं. Specific environment में हमने कहा था हमारे competitors होते हैं, हमारे सप्लायर्स होते हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं, इंडस्ट्री रेगुलेशंस होते हैं, हमारे कस्टमर्स भी होते हैं, और कस्टमर कंज्यूमर भी हमने एक डिफरेंशिएशन भी डिस्कस की थी. बट जनरल एनवायरनमेंट में कौन से होते हैं? जनरल एनवायरनमेंट जो इनडायरेक्टली आप इफेक्ट कर रही है, उसमें पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, लीगल कंडीशंस हैं, इकोनॉमी है, चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, सोशियो कल्चरल कंपोनेंट्स हैं. सो दीज आर पार्ट ऑफ द जनरल एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज एन एनवायरनमेंट है. उस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट्स में, और आउटपुट्स हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. इस पे कुछ कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं जिनको हमने स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कहा है, और कुछ इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं जिनको हमने जनरल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कहा है. हम इस लेक्चर्स में खासतौर पे चैप्टर नंबर 3 में ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर होता है, और कल्चर कहते किस बात को हैं, और कैसे लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं अपने
नॉर्मल डे रूटीन्स का पोर्शन बनाते हैं। सो आज के इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है दैट इज दी ओमनीपोटेंट व्यू ऑफ मैनेजमेंट। सो ओमनीपोटेंट व्यू मैनेजमेंट का क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज दैट मैनेजर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस और फेलियर। के मैनेजर जो हैं दे आर द सोल रिस्पॉन्सिबल, दे आर द मेन पर्सन हु इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो अक्सर जगहों पे आपने ये देखा होगा कि अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो वो कहते हैं किस मैनेजर की वजह से हुई, तो जनरली मैनेजर्स को फायर भी कर दिया जाता है या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो अगर आप ये समझते हैं कि मैनेजर जो है ही और शी इज द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आपका व्यू मैनेजमेंट के बारे में कौन सा होगा? ओमनीपोटेंट व्यू ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट है दैट द क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ इट्स मैनेजर्स। कि अगर आप ये कहें कि ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वहाँ पे उसकी क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को आप किस तरह देख रहे हैं कि वहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो अच्छे मैनेजर्स हैं, दे हैव टेकन द राइट डिसीजंस, द गुड डिसीजंस, और उनके डिसीजन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, सो देयरफॉर इट्स अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। सो इट्स इफ यू से दैट इट्स अ क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन और आप साथ ये कहें कि इट्स अ क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट हैज़ क्वालिटी मैनेजर्स, अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो फिर अगेन आपका व्यू कौन सा है? ओमनीपोटेंट व्यू ऑफ मैनेजमेंट। सो जब आपने शुरू में यह कहा कि मैनेजर्स विल बी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्शंस रिजल्टिंग इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर थर्ड पॉइंट पे आप ये कह रहे हैं कि मैनेजर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर एक मैनेजर जो है उसकी परफॉर्मेंस आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह इवैल्यूएट कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन की अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो मैनेजर की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस लो जा रही है तो फिर मैनेजर्स की परफॉर्मेंस भी लो जा रही है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर आप कहते हैं कि भाई लास्ट टाइम तो हमने इतने मिलियन रुपीस की सेल की पूरे पाकिस्तान में एक साल में, लेट्स से 1 मिलियन की सेल की, इस दफ़ा 1 मिलियन से कम हो गई है, बुलाओ ज़रा सेल्स वालों को ये कैसे हुआ। सो यू आर ट्राइंग टू मेक अ सर्टन पर्सन अकाउंटेबल। तो जब मैनेजर्स को आप, अब क्या किया हमने, मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को देखा, लेकिन किस तरह? ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से रिलेट करते हुए। अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो है कर रही है तो फिर इसका मतलब मैनेजर सही काम कर रहे हैं, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कुछ कम हो रही है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो बुलाओ उन मैनेजर्स को जिनकी वजह से ये हो रहा है। सो मैनेजर्स परफॉर्मेंस इज measured or evaluated through the organization's performance. Yet it is difficult to attribute good or poor performance directly to their influence on the organization. हालांकि ये मुश्किल है कि आप ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सको कि जो गुड और पुअर परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन पे कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। यानी किसी मैनेजर की वजह से ओवरऑल जो प्रॉब्लम आ रहा है वो किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये तो डिसाइडेड है, ये तो इस्टेब्लिश्ड है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मैनेजर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, एज अ ग्रुप ओवरऑल मैनेजर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन किसी इंडिविजुअली किसी को पिन पॉइंट करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि इसकी वजह से हमें कितना परफॉर्मेंस में गेन हुआ है या कितना परफॉर्मेंस हमारी कम हुई है, तो उसको ज़रा सा इस्टेब्लिश करना डिफ़िकल्ट होता है। मुश्किल नामुमकिन नहीं है, लेकिन अगेन डिफ़िकल्ट है। सो जब आप ये कहते हैं कि मैनेजर जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
जब आप ये कहते हैं कि मैनेजर्स विल आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, तो फिर आप किस व्यू की बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट द ओमनीपोटेंट व्यू ऑफ मैनेजमेंट। द नेक्स्ट थिंग इज सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट, कि अब हम ये देख रहे हैं कि सिंबॉलिकली कि व्यू ऑफ मैनेजमेंट क्या है। व्हाट इज व्यू ऑफ मैनेजमेंट? एंड देयर हैज टू बी समथिंग रिलेटेड विद सिंबॉलिक। अब सिंबॉलिक का मतलब क्या है यहाँ पे? यू सी मच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और फेलियर इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस आउटसाइड ऑफ मैनेजर्स कंट्रोल। अब हमने बिल्कुल एक सेपरेट लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ स्टेटमेंट पिक कर लिया है। पहले ओमनीपोटेंट में हमने ये कहा दैट मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ये कह रहे हैं अंडर सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट दैट मैनेजर्स are not the main reason for the success or failure of the organization. It's basically the external forces, वो forces जो organization पे effect कर रही हैं, they are the one which are making an organization success or making it a failure. कि मैनेजर जो हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिंबॉलिक व्यू तो यही कहता है कि दे आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। जो ओमनीपोटेंट व्यू कहता है नहीं, मैनेजर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। सो सिंबॉलिक व्यू ये कह रहा है कि दे आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल मे बी, बट इट्स बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट जो बाहर है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, उसकी वजह से। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आ गए मजीद। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट की। सो एक्सटर्नल एनवायरमेंट कौन सी है? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से बाहर है। सो इसका मतलब ही हुआ थोड़ी सी अब हमें अपनी डेफिनेशंस को रीअलाइन करना पड़ेगा। एनवायरमेंट दो किस्म की होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वो है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जिसका मतलब है उसके अंदर काम करने वाले लोग, एम्प्लॉयज, वर्कर्स, मैनेजर्स, इक्विपमेंट, एनवायरमेंट, हर चीज जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो इंटरनल एनवायरमेंट का हिस्सा है। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कौन है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है? वो एनवायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री से बाहर है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में फिर दो चीजें आ जानी चाहिए, जनरल कंपोनेंट्स और स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। और इंटरनल एनवायरमेंट में कौन लोग होंगे? मैंने कहा आपके और भी चीजें, मतलब कस्टमर भी किसी हद तक इंटरनल कंपोनेंट आएगा। और वो कब होगा थोड़ा सा हम आगे चल के देखेंगे। आगे है द एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स टू इफेक्ट आउटकम इज इन्फ्लुएंस्ड एंड कंस्ट्रेन्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। सिंबॉलिक व्यू ये कह रहा है कि मैनेजर्स जो है वो डायरेक्टली नहीं, रादर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर के। मैनेजर्स की जगह को की बजाय जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर के लिए। और जो मैनेजर्स हैं वो बेचारे तो कंस्ट्रेंड हैं, यानी वो तो एक जो उन्होंने डिसीजन लेना है उस पे एक पाबंदी सी है। किसकी वजह से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से। वो इतना प्रेशर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मैनेजर क्या कर सकता है? मैनेजर तो वही करेगा जो वो पॉसिबल है उसके लिए करना। हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जो है या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मैंने जिक्र किया, उसने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है कि मैनेजर अब क्या करे। सो मैनेजर तो वही करेगा जो अथॉरिटी ने कहा है कि भाई आपने ये स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट देनी है, ये प्राइस अब आपने रखनी है, इतना टैक्स हमने आपने देना ही देना है, आप प्राइस बढ़ाएं या कम करें हमें नहीं पता, टैक्स आपने इतना देना है। सो इफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग देन द मैनेजर इज द वन हु इज कंस्ट्रेन्ड, हु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमी है,
कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंटल पॉलिसीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, इंडस्ट्री कंडीशंस हैं, टेक्नोलॉजी है एंड द एक्शंस ऑफ प्रीवियस मैनेजर्स। अब वो प्रीवियस मैनेजर एक्सटर्नल कैसे हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। वो इस वजह से एक्सटर्नल हो गया कि हो सकता है प्रीवियस मैनेजर जो है, जो आपकी जगह काम कर रहा था, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, वो जा चुका है, या अब आपके डिपार्टमेंट में नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आपके डिपार्टमेंट के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब वो एक एक्सटर्नल कंपोनेंट बन गया है, समवन हु इज नॉट इन योर डिपार्टमेंट बट रादर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन नाउ। और कौन कौन लोग हैं बाहर, कौन कौन सी चीजें बाहर हैं? कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस, इंडस्ट्री कंडीशन, टेक्नोलॉजी, ये सब आपके डिसीजन के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, एक मैनेजर के डिसीजन पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो मैनेजर बेचारा क्या करे? मैनेजर तो वही डिसीजन लेगा जो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपार्ट कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, या उसके लिए वो कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं। So the basic difference between the omnipotent view of management and the symbolic view of the management is that in symbolic view we consider manager as a person responsible for the organizational success or failure, directly responsible. But when we talk about symbolic view of management, here we consider that managers are not directly responsible, they are rather, their decisions are influenced and constrained by the external forces, and the external forces consist of competitors, government policies, regulations and all other things. So let's see what is the organizational culture. Organizational culture होता क्या है, कल्चर की डेफिनेशन क्या है, और कल्चर में क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं। The definition of culture says that it is a system of shared meanings and common beliefs which are held by organizational members that determines by in large degree how they act towards each other. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम है, और सिस्टम हमने सिस्टम अप्रोच में डिस्कस किया कि सिस्टम का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई ना कोई बाउंड्री है, और उसके अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर, ऑल्दो दे आर परफॉर्मिंग देयर इंडिविजुअल टास्क, बट विद इन दैट फ्रेमवर्क they are collaborating with each other and they are communicating and coordinating with each other. So ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, और उन कंपोनेंट्स का आपस में कोई ना कोई एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। नाउ अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स, यानी कि वो एक दूसरे के साथ जो काम कर रहे हैं उस दौरान there are some things, some beliefs, some points at which they believe that they are at one length, they are common. कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग उनके लिए सेम है, एक जैसी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना चाहिए, दैट मे बी ए समथिंग विच इज शेयर्ड बाय ऑल। वो किसी भी डिपार्टमेंट का होगा, वो किसी भी कंपोनेंट या सेक्शन का होगा, उस कंपोनेंट के और सेक्शन के लोगों का बाकी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ एक जैसा बिलीफ है। दे हैव अ शेयर्ड मीनिंग, एंड द मीनिंग इज दैट दे बिलीव दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड ग्रो। तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो या कोई और स्टांस हो, कोई और बात हो, उस पर उन सबकी एक ही वॉइस होनी चाहिए, एक ही जैसे उनके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय शेयर्ड मीनिंग एंड कॉमन बिलीफ, यानी सब एक चीज के बारे में एक जैसा ही उनका ख्याल हो। दे मस्ट बी ऑन वन पॉइंट कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ये हमारी एक शेयर्ड मीनिंग है, यानी सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं
उनके बारे में उनकी एक जैसी ओपिनियन हो, एक जैसी ग्रोथ के रिलेटेड उनकी पॉइंट ऑफ व्यू हो। नाउ दे आर हेल्ड बाय whom? कौन ऐसा सोच रहा होगा, कौन ऐसा काम कर रहा होगा, कौन शेयर्ड मीनिंग रखे और शेयर्ड बिलीफ रखे? द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, दे मस्ट हैव अ शेयर्ड मीनिंग एंड कॉमन बिलीव्स। एक जैसा सोचते हो, एक जैसी उनकी सोच हो, एक जैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू हो और एक सिस्टम के अंदर वो काम कर रहे हो। तो फिर ये क्या डिटरमिन करता है? दैट विल डिटरमिन दैट हाउ दे एक्ट टूवर्ड्स ईच अदर, कि वो सब एक दूसरे के साथ कैसे काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे और उनका एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव होगा। सो जब हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सिस्टम है जिसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनका एक कॉमन बिलीफ है, उनकी शेयर्ड मीनिंग्स हैं, उनकी एक जैसी राय है, तो फिर एक दूसरे के साथ जो उनका बर्ताव होगा वो डिफाइन करता है एक कल्चर को। एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो उनके लोगों की वजह से होता है। उसमें काम करने वाले मैनेजर हों, वर्कर हों, नॉन मैनेजरियल लोग हों, नॉन स्टाफ मेंबर्स हों, सपोर्ट स्टाफ के लोग हों, ये सब मिलके इनका एक दूसरे के साथ बर्ताव, काम करने का तरीका, और अगर वो सारों की सोच एक जैसी हो तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप होता है। एक स्टेटमेंट है जो इस चीज को और सपोर्ट कर रही है और वो स्टेटमेंट है द वे वी डू थिंग्स अराउंड हेयर, कि जैसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो डिफाइन करता है, वो डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस दी जाती है कि लोग जो है वो प्रोजेक्ट्स को, जो उनको प्रोजेक्ट्स असाइन किए गए हैं उसको टाइमली कंप्लीट करें, तो फिर हम ये कह सकते हैं, और अगर ऐसा सब करने लग जाएं तो फिर हम कहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन को काम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काम को हमेशा टाइम पे कंप्लीट करने का एक रिवाज है, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो द वे वी डू थिंग्स अराउंड हेयर इज बेसिकली डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं? सिंबल्स, रिचुअल्स, वैल्यूज, मिथ्स एंड प्रैक्टिसेस। कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं इनको हम देखते हैं। वैल्यू क्या है? वैल्यू मीन्स कि हम किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पे काम को कंप्लीट करना एक वैल्यू हो सकता है, एक उसको इंपॉर्टेंस हो सकती है। सो जिन चीज को हम वैल्यू देते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अहम समझी जाती हैं, अच्छी समझी जाती हैं, अलाउड हैं, करना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन में या किया जाता है, दे डिफाइन द वैल्यूज। सिंबल्स, कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का लोगो एक सिंबल है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी एक सिंबल है। ऑर्गेनाइजेशन का के अंदर कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल सिंबॉलिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, यानी हमारे जो विजन है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले ने डिफाइन किया था, वो एक सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। रिचुअल्स, द वे थिंग्स आर डन। कुछ रिचुअल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, यानी हो सकता है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एनुअल एक डिनर होता है जहाँ पे लोग आते हैं, हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ आते हैं, करंट एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, टॉप मैनेजमेंट आती है, एक रिचुअल है, एक एनुअल डिनर होता है, एक
ऐसी चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा होती है, तो वो भी हो सकता है हमारे कल्चर का हिस्सा हो। प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिस की जाती हैं, यानी जो की जाती हैं, अच्छी चीजें जो परफॉर्म की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट रखते हैं, कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं, प्रॉपर्ली उनकी फीडबैक को हम मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये प्रैक्टिसेस हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में क्या क्या चीज़ें और आ जाती हैं कि हम किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, हमारे यहाँ कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, कौन से रिचुअल्स हैं, क्या सिंबल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये सब चीज़ें मिला के और द वे दैट वी डू थिंग्स अराउंड हेयर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफाइन करती है। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, इसको इनपुट्स कहाँ से मिलती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अगर डेवलप हो रहा है तो हम जो चीज़ें हैं जिनको हम इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं उनके सोर्सेज क्या है, कौन हमें इन्फॉर्म करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इनके सोर्सेज क्या है, दिस इज व्हाट द स्लाइड इज टेलिंग अस। द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर, जिसने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया, क्रिएट किया, उसका विजन क्या था और उसका मिशन क्या था। अ विजन इज समथिंग विच इज ब्रॉड और मिशन क्या होता है, स्पेसिफिक। यानी विजन ये था कि वी वांट टू बी दी नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, दैट मे बी द विजन इन अवर स्पेसिफिक एरिया, मे बी वी आर इन एजुकेशन, सो हमारा ये आइडिया हो सकता है, अवर विजन इज दैट वी वांट टू बी द टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। और उस विजन को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या काम करने चाहिए, दैट टेंड्स टू बिकम द पार्ट ऑफ अवर मिशन। हमारा मिशन है अच्छी एजुकेशन देना अपने स्टूडेंट्स को, एक अच्छी एनवायरनमेंट बनाना, अच्छे टीचर्स को अपने पास यहाँ पे रखना, उनको यहाँ पे फैसिलिटेट करना, अपनी बिल्डिंग्स बनाना, डिफरेंट जगह अपने कैंपसेस ओपन करना, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर मिशन। सो विजन और मिशन आपको कहां से मिलता है, फाउंडर से। और फाउंडर वो होता है जिसने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया। तो पहला सोर्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, वो कौन होता है, कहां से मिलता है आपको, फाउंडर से, फाउंडर के विजन और मिशन से। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुतालिक कैसे पता चलता है, पास्ट प्रैक्टिसेस से, द पास्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हमने फर्दर इसको कहा है द वे थिंग्स हैव बीन डन। तो आपका कल्चर क्या है, आप कहते हैं ये हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं है। जब आप ये कहते हो कि जी हमारे कल्चर में तो ऐसे होता है, सो दैट इज बेसिकली यू आर लुकिंग एट द वे द थिंग्स हैव बीन डन इन पास्ट। तो आप पास्ट में जैसे पुराने अरसे में पहले जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता रहा है, जो डूज से, जो डोंट्स से, कि क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दैट ऑल्सो टेंड्स टू बिकम द सोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कि आप देखते हैं कि मेरे से पहले जो मैनेजर था वो कैसे काम करता था, जो मेरे से पहले लोग पिछले 5-6 सालों में इस ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं, वो लोग कैसे काम करते थे, क्या काम किया उन्होंने, कैसा एनवायरनमेंट रहा उनके दौरान। सो दैट टेंड्स टू बिकम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। एंड अनदर थिंग इज कि हु कंट्रीब्यूट्स, हु डेवलप्स, हु मैनेजेस द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, द टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक उसका मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ डिस्कशन है उसके लिए, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को कैसे मेंटेन रखे और उसमें पॉजिटिव चेंजेस लेके आए।
और अगर कोई नेगेटिव चीज कल्चर में क्रिएट हो रही है को पेनिट्रेट कर रही है तो उसे रोका जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको रोका जाए। तो इन शॉर्ट व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को तीन इनपुट्स, तीन बेसिक सोर्सेज कौन कौन से हैं? द फाउंडर और फाउंडर का विजन और मिशन, द वे द थिंग्स हैव बीन डन इन पास्ट, कि पहले कैसे काम किया गया। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझना चाहते हैं तो इस तरह देख लेते हैं हम इस स्लाइड को, कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझना चाहते हैं तो हमें उसके फाउंडर का विजन और मिशन देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने पास्ट में क्या क्या काम किए और क्या कैसे किए, और टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है और रहा। दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की कंटिन्यूएशन कैसे होनी चाहिए, किस तरह होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है एक मैनेजर के ऊपर इफेक्ट करता है, वो उसका पार्ट बन जाता है। तो फिर जब नया मैनेजर आएगा उसको हम उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कैसे उसको उसका पार्ट बनाएंगे, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो कंटिन्यू करता है। रिक्रूटमेंट ऑफ लाइक माइंडेड एम्प्लॉइज हु फिट। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब आप किसी मैनेजर को, किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे होते हो तो उस वक्त आपको देखना चाहिए, और देखा जाता है ख़ास तौर पे, कि क्या ये एम्प्लॉय हमारे कल्चर में फिट हो सकेगा कि नहीं, वेदर ही और शी इज़ अकॉर्डिंग टू अवर कल्चर। अगर नहीं है तो फिर क्या चांसेस हैं कि ये हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर लेगा। तो अगर वो भी, और आप ये कैसे एवेल्युएट करते हो? आप उसको उन्हीं चीज़ों के मुतालिक सवाल करते हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का मेन एसेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेन एसेंस है ऑर्गेनाइजेशन का कि द वर्क मस्ट बी डन, द कस्टमर इज मेन फोकस, तो आप उससे सवाल करोगे। अगर आपके पास एक कस्टमर आए और आपसे इंफॉर्मेशन पूछता जाए तो और आप जवाब दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आगे से जो नया जो एम्प्लॉय जो इंटरव्यू के लिए, जिसको अभी एम्प्लॉय तो नहीं बना बट कैंडिडेट है, वो कहता है जी मैं तीसरे सवाल के बाद जान छुड़ाऊंगा, तो इसका मतलब है कि उसके नज़दीक वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है। तो फिर आप उस कैंडिडेट को हो सकता है ना सिलेक्ट करें, और उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करें कि जो वही ऑलमोस्ट बातें कहे, वही चीज़ों को इंपॉर्टेंट समझे जो आपके कल्चर में समझी जा रही हैं। तो फिर शायद उस न्यू कैंडिडेट को जो जब सिलेक्ट हो जाएगा, आपका एम्प्लॉय बन जाएगा, तो उसका उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में फिट होना उतना ही आसान होगा। सो इस वजह से हमने ये पहला पॉइंट कहा कि how you can continue the organization culture, because while selecting an employee you will identify the best person who fits the job or fits the organization culture, कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में अच्छे तरीके से फिट हो सके, उस एम्प्लॉय को आप सिलेक्ट करते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलाइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू हेल्प देम अडॉप्ट टू कल्चर। देखें, कल्चर लोगों से बनता है, कल्चर मशीनरी से नहीं बनता, कल्चर बिल्डिंग से नहीं बनता। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देना किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी, लेटेस्ट मशीनरी लगा लेने से कल्चर डेवलप नहीं होता। कल्चर हमेशा वहां पे काम करने वाले लोग डेवलप करते हैं। तो जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, और जो नए लोग आए हैं वो अब हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो आप उन लोगों को, जो नए एम्प्लॉयज हैं, उनको मौके देते हो, यू गिव देम अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशलाइजेशन। आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स अरेंज करते हो, ऐसे रिचुअल्स डेवलप करते हो, एनुअल डिनर्स,
new welcome parties, or maybe Eid Milan parties, or maybe some other occasion parties. ऐसे functions, a kind of environment जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ norm other than the work, उस काम जो डेली रूटीन है उसके अलावा एक दूसरे से बातचीत करें. तो when people will socialize, when the work new employees will socialize with the old employees, तो फिर ऑटोमेटिकली पुराने एम्प्लॉयज़ में से जो कल्चर है वो न्यू एम्प्लॉयज़ की तरफ ट्रांसफ़र होगा, और नए एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी पता चलेगा कि इस कल्चर, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पे इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे ये चीज़ करने को अच्छा समझा जाता है. सो कल्चर कंटिन्यू कैसे करता है? While selecting the new employee, you identify the best person who fits such culture, and secondly, you allow that person for socialization. You provide them with socialization opportunities ताकि वो मिंगल हो सकें, मिलजुल सकें, लोगों से डिस्कस कर सकें. और फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमेशा पास ऑन होता है, ट्रांसफ़र होता है ओल्ड एम्प्लॉयज़ से न्यू एम्प्लॉयज़ की तरफ. सो हाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज मेंटेन्ड, वही चीज थोड़ा से एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फाउंडर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है वो जो फिलॉसफी लेके, जिस चीज को समझ के, जिस चीज को सामने रख के उसने ये ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगेन द सेम पॉइंट that what are the sources of the organization's culture? The founder and founder's philosophy in terms of its mission and vision. So the vision and mission basically is the starting point. It's basically coming from the founder's philosophy. Now that founder's philosophy is transformed into the selection criteria. जैसे मैंने कहा कि वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द पर्सन एंड द कैंडिडेट हु विल बी बेस्ट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो हम उन चीज़ों को अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में शामिल कर देते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि हम उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करें कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की अच्छी चीज़ों को भी अच्छा समझता हो, और जो डोंट्स हो उस कल्चर के लिए, यानी जो चीज़ें उस कल्चर में बुरी समझी जाती हों उसको भी वो बुरा ही समझता हो. सो हम फाउंडर्स फिलॉसफी को, उसके विजन और मिशन को सामने रख के अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया डेवलप करते हैं. अच्छा, उससे फिर हम क्या करेंगे? उस सिलेक्शन क्राइटेरिया से हमें दो चीज़ें हासिल हो रही हैं. हमें टॉप मैनेजमेंट मिल रही है, और टॉप मैनेजमेंट जो है वो सोशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है फॉर द न्यू अपकमिंग मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजरियल स्टाफ ऑल्सो. और इस पूरे प्रोसेस में जहां पे टॉप मैनेजमेंट का रोल है, टॉप मैनेजमेंट के अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडर्स की फिलॉसफी जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है इस पूरे प्रोसेस का, ये सब मिलके एट दी एंड क्या डेवलप कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर. सो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मेंटेन रखने के लिए आपको हमेशा कहां से स्टार्ट लेना पड़ेगा? अपने फाउंडर के विजन और मिशन से. उसको हमेशा आपको अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में मेंटेन रखना पड़ेगा, और फिर आप देखेंगे कि उस सिलेक्शन क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर टॉप मैनेजमेंट जो है वो सोशलाइजेशन के थ्रू, वो हायरिंग बेस्ट पर्सन के थ्रू मेंटेन करती है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और कल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम देख रहे हैं. सो वी गिव इंपॉर्टेंस टू अटेंशन टू डिटेल्स, innovation and risk taking, stability, aggressiveness, team orientation, people orientation, and outcome orientation. So let's see one by one कि ये चीज़ें क्या हैं. The first thing is attention to detail.
which means degree to which employees are expected to exhibit precision, analysis and attention to detail. Attention to detail का मतलब ये है कि one should always give due consideration to the information which is there. जो information या task आपको दी जाए उसकी तमाम चीज़ों को समझना ज़रूरी है, उसका analysis करना ज़रूरी है before you come to and reach to any decision. So precision, correctness, accurateness, accuracy and attention to each minor or major detail is very important. So organization के culture में किन चीज़ों को important समझा जाता है? The first thing is giving attention to detail. I repeat, it means analyzing with accuracy whatever is a task given to you, think over it, analyze it and pay attention to each minor and major thing in that basic task. That is called attention to detail. Innovation and risk taking क्या है? Degree to which employees are encouraged to be innovative and to take risk. Degree to which, degree का मतलब है किस हद तक. So किस हद तक रिस्क लेना और इनोवेटिव आइडियाज़ या इनोवेटिव चीज़ों पे काम करना अलाउड है किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में. बिकॉज आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, हाई रिस्क मीन्स हाई रिटर्न्स, बट मे नॉट बी ट्रू एवरी टाइम. ऑल्दो द स्टेटमेंट इज ट्रू, द पॉइंट आई वांट टू से इज के कई दफ़ा कितना रिस्क हमने लेना है, दैट नीड्स टू बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन. बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी एट स्टेक हो जाए, क्वेश्चनेबल हो जाए. सो किस हद तक you are ready and you are allowed as a manager to take a risk and come up with innovative ideas or innovative products or services, that degree needs to be understood. और ये आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में लगा रहा होता है. Stability, degree to which organizational decisions and actions emphasizes maintaining the status quo. स्टेटस को का मतलब होता है जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए. स्टेटस को मीन्स टू लेट इट बी एज इट इज. सो समटाइम्स स्टेटस को इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम थिंग्स विच यू वॉन्ट टू चेंज may not be that much of positive, may not have that much of positive impact in the longer run. So stability is also important for an organizational culture. Another thing which tends to be a part of it is that to what extent you want the organization and you want the things to be as it is. Change is good, but again the question is whether change is going to have a positive impact in the future or it will have a negative impact. So sometimes stability and status quo is also very important. Aggressiveness, degree to which employees are aggressive and competitive rather than cooperative. देखें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में हमने ये कहा that we should allow people and managers to socialize and we want to have a positive environment. We want to at the end किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम तो वही है जो अभी तक हमने लेक्चर 1, 2, 3 में स्टडी किया, that the aim is to achieve the organization goals. लेकिन किसी हद तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम मैनेजर्स को या काम करने वालों को अलाउ करते हैं कि वो दूसरे से आगे निकलने की कोशिश भी करें, अपना काम दूसरे से अच्छा करके दिखाएं. दैट इज पॉजिटिव थिंग. बट इस अच्छे को अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा हद तक ले जाओगे तो हो सकता है एक दूसरे के दरमियान फ्रिक्शन भी क्रिएट हो जाए. दे स्टार्ट क्वारलिंग विद ईच अदर, मे बी कोई डिस्कशन ऐसी हो जाए जिसमें एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो जाए. वो you want them to work positively, but within that you want them to have some extent of aggressiveness. थोड़ा बहुत एक दूसरे से आगे निकलने की उनमें पावर होनी चाहिए, कोई कमिटमेंट होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं दूसरे से बेहतर करके दिखाऊं.
सो यस, एग्रेसिवनेस इज अलाउड बट टू सम एक्सटेंट। उसको भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो डिफाइन करता है कि किस हद तक एग्रेसिवनेस जो है वो अलाउड है और किस हद तक नहीं अलाउड। टीम ओरिएंटेशन, द डिग्री टू विच वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टीम्स रादर देन इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में ये भी डिफाइन किया जाता है कि इंडिविजुअल्स, how to what extent individuals will be working alone and to what extent they should work in a team. If you allow it to be like this that everyone should work as a team, तो फिर ये होगा कि आपके पास ऐसे भी मेंबर्स डेवलप हो जाते हैं कि जो मल्टीपल टीम्स का पोर्शन होते हैं, वो मल्टीपल ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं। Although it's a good thing, but again there may be a situation where few of the employees will be working all around the organization in every department, in every project. होता है, there are always few, but that should not be a trend. There must be a balance, and that balance is that there must be team orientation, but orientation of the teams should define clearly to what extent individual tasks will be done, to what extent team is to be formed, किस किस्म की टास्क के लिए टीम की फॉर्मेशन नेसेसरी है और कौन से काम इंडिविजुअली किए जाएंगे। पीपल ओरिएंटेशन, द डिग्री टू विच मैनेजमेंट डिसीजंस टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए कल्चर को, और कल्चर होते हैं। सो द कल्चर शुड बी एबल टू ऑल्सो डिफाइन दैट व्हाट थिंग्स are going to affect the people by at large, और अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो वर्कर्स को या मैनेजर्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता हो तो उसको कैसे हैंडल किया जाना है। इज इट नेसेसरी? इट नीड्स टू पास थ्रू अ सर्टेन फेजेस, इट नीड्स टू पास थ्रू डिफरेंट एडवाइजरी बोर्ड्स, कमेटीज, और वो कमेटीज या डिसीजन बोर्ड्स जो हैं वो क्या देखते हैं कि इनका लोगों पे डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है। पॉजिटिव इफेक्ट है तो गुड थिंग है, नेगेटिव इफेक्ट है और अगर मस्ट है, अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसका लोगों के नजदीक नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा लेकिन ये उनकी बेहतरी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए है, सो फिर उस डिसीजन को कैसे डेवलप किया जाए। सो देयर मस्ट बी अ पीपल ओरिएंटेशन। फाइनली इट्स अबाउट आउटकम ओरिएंटेशन। आउटकम ओरिएंटेशन क्या है? दैट डिग्री टू विच managers focus on results or outcomes rather than how these outcomes are achieved. कभी आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा कि आपने कहा ये काम हो गया जी, काम हो गया, the work is done. So even if something was done wrong during the whole procedure, but you are purely an outcome oriented person or manager, तो आप कहोगे छोड़ो भाई, काम हो गया जैसे भी हुआ, इट डजंट मेक एनी सेंस। बट यस, व्हेन यू टॉक अबाउट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड अ गुड कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, द मीन्स एंड एंड्स आर बोथ इंपॉर्टेंट। यानी जिस मेथड से उस काम को किया गया है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। सो आउटकम ओरिएंटेशन इज देयर, आउटकम्स आर इंपॉर्टेंट, बट द मीन्स थ्रू विच दैट आउटकम हैज रिजल्टेड, that is also an important thing. So you need to focus, you need to manage a balance. Your organization culture is there for it. आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो आपको ये बताता है कि सिर्फ काम करना भी इम्पॉर्टेंट है या काम के जो स्टेजेस, जो आपने मेथड्स अडॉप्ट किए हैं वो भी उस कल्चर के नॉर्म्स और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स के मुताबिक होने चाहिए। सो किस हद तक आउटकम इम्पॉर्टेंट है, किस हद तक द वे ऑफ डूइंग थिंग्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही हैं, या ये कहें कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफाइंस इज द लेवल ऑफ इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, अटेंशन टू डिटेल, स्टेबिलिटी, एग्रेसिवनेस, टीम ओरिएंटेशन, पीपल ओरिएंटेशन एंड आउटकम ओरिएंटेशन। ये सब चीजें किस तरह होंगी, ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इसको डिफाइन करता है और उनके दरमियान डिग्री या मैथ या लेवल डिफाइन करता है कि किस हद तक हम किस चीज में जाएंगे और किस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। सो अब बात हो रही है इस
दिस पॉइंट ऑनवर्ड कि कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है या वीक कल्चर क्या होता है। एक स्ट्रॉन्ग कल्चर की डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर्स आर कल्चर्स इन विच की वैल्यूज आर डीपली एंड वाइडली हेल्ड। एक ऐसा कल्चर जिसमें जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रांगली वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस है, और हर बंदा जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, that person is supposed to adopt those things, and if that person doesn't adopt them, then he or she has to left the organization. So एक ऐसा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जहां पे कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो की हैं, जो मस्ट हैं, and they are part and parcel of that organization way of doing things, part of the life of that organization thing, part of the way of doing things by employees or managers, so that they are considered to be a culture where some things are very deeply there and strongly upheld. Those key values are there, so that kind of culture is called a strong culture. And obviously when key values are strongly upheld, then it's going to have a very huge impact on organizational workers or employees. So एक culture, जैसा मैंने शुरू में कहा, if you are a part of a culture or part of an organization and its culture is there, obviously, so and if the culture is such that whoever enters into that organization as an employee or as a worker or as even a visitor, then they feel that there are some key values there which the workers or employees think that they are very important, और उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हों. So those key values are there और उनको बहुत अहमियत दी जाए, then the kind of culture is a strong culture. Now strength of culture पे क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं. हम कब कहेंगे कि ये चीज़ें होंगी तो ये कल्चर स्ट्रॉन्ग है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो कल्चर जो है वो वीक है, हमें कैसे पता चलेगा. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो है वो छोटा है, कम लोग उसमें काम करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या वीक हो जाएगा. जाहिर सी बात है, अगर कम चीज लोगों पे कोई चीज अप्लाई करनी है तो वो इजीली अप्लाई हो जाएगी. आई एम नॉट सेइंग दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस ऑलवेज, बट टू मी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है, जब ज्यादा लोग उसमें आ जाते हैं, तो फिर हो सकता है किसी हद तक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर प्रेशर भी आएगा और वो हो सकता है किसी हद तक वीक की तरफ जा सके. एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितनी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी होगी, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो अगर आप उससे किसी चीज़ के बारे में राय लें तो उनकी राय हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, फिक्स्ड होगी, और ओपिनियन जो वो दे रहे होंगे अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करें तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. सो इसका मतलब है, सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट द एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ न्यू वन, तो उसका कल्चर डेवलप हो रहा होता है. इट्स इन द डेवलपिंग फेज. सो उसमें कुछ चीज़ें आ रही होंगी, कुछ ड्रॉप भी हो रही होंगी, कुछ ऐड हो रहा होगा, कुछ ड्रॉप हो रहा होगा. बट इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओल्ड वन, then most of the things have developed and they have some now stringent beliefs, strong beliefs against or about different things which are part and parcel of the new trends. So अगर कोई नया ट्रेंड आ रहा है तो उसके बारे में उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने डेवलप्ड बिलीफ्स होंगे, द वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो होंगी वो एस्टैब्लिश होंगी. रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर जो है, यानी जो लोगों का हायर होना और फायर होने का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो. टर्नओवर का मतलब होता है कि लोगों की हायरिंग भी फास्ट हो रही हो और फायरिंग भी फास्ट हो रही हो.
So if the turnover is high, that means what? It may have different meanings, but हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इतना स्ट्रांग है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करने में डिफिकल्टी आ रही है एंड दे आर लिविंग इट। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रांग कल्चर एक ऐसा कल्चर है जहां पे लोगों को उन बिलीव्स को या तो सीख के उसका पार्ट बनना है या फिर छोड़ जाना है। स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है और एक ओरिजिनल कल्चर है जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन ने को डेवलप किया है या उसमें वो ऑर्गेनाइजेशन का वो कल्चर पहले था। दोनों चीजें हैं। एक पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उस पर पाकिस्तानी कल्चर इफेक्ट कर रहा है। अब पाकिस्तानी कल्चर में जो चीजें इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं वो जाहिर सी बात है उस ऑर्गेनाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट समझी जाएंगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ द कल्चर में एक और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट क्या है? द ओरिजिनल कल्चर, यानी जिस कल्चर के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही है। क्लैरिटी ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा तो कब होगा? इफ ऑल द वैल्यूज, वो जो की वैल्यूज है, वो जो की चीजें हैं, वो जो की पॉइंट्स हैं, वो की बिलीव्स हैं, इफ दे आर वेरी मच known, they are very much clear, crisp, to the point, stated, known to everyone। जो चीजें जिसको हमारा कल्चर में इंपॉर्टेंस दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के, if they are known, they can be discussed on, they can be mentioned on finger, if they are on my fingertips, if I'm working in that organization, तो फिर अगर हर बंदे के को known है एंड दे आर स्टेटेड और हर बंदे के लिए वो बेसिक वैल्यूज और बिलीव्स का हिस्सा है, देन द कल्चर विल बी अ स्ट्रॉन्ग कल्चर। और अगर एक ऐसा कल्चर है जहां पे वैल्यूज और बिलीव्स जो हैं वो हर एक की जुबानी आपको एक नई चीज पता चले और कहे कि जी इस बारे में मेरी तो ये राय है, वो ये कह रहा है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर इज अ वन वेयर ऑल द वर्कर्स, ऑल द एम्प्लॉइज believe that this is the way of doing things। यहां पे ये चीजें हमारा बेसिक एसेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन का। दिस इज द थिंग्स विच आर एक्सेप्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा कॉमन बिलीफ है, ये हमारी शेयर्ड मीनिंग्स हैं। तो फिर शेयर्ड में तो फिर किसी की अपनी ओपिनियन नहीं होती। शेयर्ड का मतलब है दे हैव डिटरमिन्ड, दे हैव डिसाइडेड, they are agreed upon कि ये चीजें ऐसी ही हुए। This is the way that things should be done। Now let's see how employees can learn a new culture। कल्चर को कैसे एम्प्लॉयज जो है वो सीखते हैं, एग्जिस्टिंग भी और करंट भी। स्टोरीज, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पे आपको कोई मैनेजर मिलेगा। If that manager is a new manager or an old manager, कोई वर्कर है, कोई पुराना बंदा काम करने वाला है, they will always have some interesting stories to tell you कि जी ये हुआ था, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था, this was a good project we were working on, that this happened and we took that matter to that person or then we solved that matter like this। So आपको स्टोरीज में से जो कल्चर के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कुछ भी होता रहा है उसके मुतालिक आप जब सुनेंगे तो वो जो स्टोरीज आप सुनेंगे दे आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द कल्चर। सो नैरेटिव्स ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और एक्शंस ऑफ पीपल दैट कन्वे द स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टोरीज से, मैसेजेस से, डिस्कशन से या वो चीजें जो आपको वहां पे सुनने को मिलती हैं, दे टेंड्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ द, they are part of the organization culture and they tell you as a new employee that this is how the things are done in the organization। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। तो अगर कोई नया एम्प्लॉई है, उसने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुतालिक सीखना है, सुनना है, समझना है, तो उसको कहां से पता चलेगा? ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरीज से या सक्सेस स्टोरीज से। रिचुअल्स, मैंने कहा रेपिटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ एक्टिविटीज दैट एक्सप्रेस and reinforce the values of the organization। यानी मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक एनुअल डिनर होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा,
या वेलकम दिया जाता है, वेलकम पार्टीज होती हैं, ईद मिलन पार्टीज होती हैं, सोशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो जब आप इन रिचुअल्स में हिस्सा लेते हैं तो आप उसको आपको कल्चर का नो हाउ मिलता है। यू टेंड टू लर्न दैट इफ दिस इज अ रिचुअल, फॉर एग्जाम्पल वी डिफाइन एवरी मंथ वी डिफाइन द बेस्ट सेल्स पर्सन, और उसकी हम पिक्चर जो है वो अपने सेल्स डिपार्टमेंट के डोर पे लगाते हैं या नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं। एक रिचुअल है। इस रिचुअल से भी आप सीखते हैं कि यहां पे किस कल्चर में किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, एक अच्छे सेल्स पर्सन को। सो रिचुअल से द वे ऑफ डूइंग थिंग्स टेल्स यू अलॉट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। Material symbols, physical assets distinguishing the organization. For example, symbols का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि आपको डिफाइन कर सके। So let's say हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसी एसेट्स हैं। For let's think in the terms के हमारे पास हमने एक लोगो बनाया हुआ है, एक थोड़ी सी एक क्या कह सकते हैं उसको, वी हैव डेवलप्ड अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहां पे हमने कुछ पुरानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस स्टोरीज की पिक्चर्स लगाई हुई हैं, या कुछ पेंटिंग्स हैं, या कोई मॉन्यूमेंट सा बनाया हुआ है हमने, या कोई हमने ऐसी जगह बनाई हुई है जहां पे हमने जो अभी तक प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उसमें जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिन लोगों ने जो बाहर से विजिट करते हैं हमें, या हमने जो बाहर कोई सोशल सर्विसेज परफॉर्म की हैं उसके हमने कोई चीजें वहां रखी हुई हैं। नाउ दीज आर ऑल मटेरियल सिंबल्स, और ये एक नए आने वाले एम्प्लॉय को इस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक, उस कल्चर के मुतालिक इंफॉर्म करती है। लैंग्वेज, acronyms and jargons of terms, phrases and word meanings specific to an organization. For example, if I am working in an organization और वहाँ पे let's say वहाँ पे एक term use की जाती है visiting, तो visiting का मतलब तो ये होता है कि जो visit करने वाला, but for us maybe if I am working in an education institution, तो visiting का मतलब है a kind of visiting teacher or faculty member who comes from outside and visit us and teaches over here. So हर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स और मीनिंग्स, वर्ड्स और जार्गन्स वो यूज कर रहे होते हैं which is specific to that organization. So इन जार्गन से, इन सिंबल से, लैंग्वेज से, फॉर्मल वर्ड से, इनफॉर्मल वर्ड से, if there are so many which are generally there, so in language से, meaning से, you tend to learn a lot. So stories आपको बताते हैं, rituals आपको culture के बारे में बताते हैं, material symbols also tells you a lot about the culture, and also the kind of language we use, that also tells you about the organization. In the last I'm going to discuss in this lecture the same thing but from a different meaning. An organization culture needs to have adaptability, consistency, clear vision and involvement. A good culture will be a one which is adoptable. Adoptable in a sense that the new employees can easily adopt it, and also at the same time your culture should be flexible enough that if it finds something new in the environment, कुछ अच्छी चीज उसको नजर आए तो उसको अपने कल्चर में अडॉप्ट कर सके, उसको भी शामिल किया जा सके. It should be consistent. It should not be like this that these things are different. पहले हम कुछ ऐसे करेंगे जहां कहीं हमें मौका मिला हम डेविएट कर जाएंगे. No, the culture should be consistent. It should be a way of doing things in every scenario. Clear. It should have a clear vision. It should have a clear focus, clear meanings, and at the same time it should be involving all the ones. It should not be focusing on only the workers.
it's a culture of the whole of the organization, so it should involve everyone. ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, लिहाजा हर एक को इसका पोर्शन, पार्ट और इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें. अगर ऐसा होगा, सो व्हाट वी विल बी एबल टू अचीव, वी विल बी हैविंग गुड सेल्स ग्रोथ, हमारी ग्रोथ सेल्स की इंक्रीज होगी, ग्रो करेगी. वी विल हैव मोर रिटर्न्स ऑन आवर एसेट, अगर हमने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, कुछ एसेट्स बनाए हैं, तो उसमें हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा. हमारे प्रॉफिट्स इंप्रूव करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव होगी, एंड अबव ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे एम्प्लॉइज जो हैं वो सेटिस्फाइड होंगे. डियर स्टूडेंट्स, with this we end today's lecture. This is lecture number 6, and remember we discussed in this lecture about chapter number 3. We discussed about the omnipotent view of managers, we discussed about the symbolic view, we discussed what is an organization culture, and we have also discussed how employees learn the culture. Till the next time, it's Allah Hafiz.